नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां आपको मिलती है खबर A to Z। हर खबर के पीछे की असल खबर लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं आज के न्यूज डिकोड में क्या बड़ी खबर है। सबसे पहले मुद्दा जो देश से जुड़ा है, सवाल जो लोकसभा में उठा है। संसद का बजट सत्र जारी है, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप को जरिया बनाकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने सीधे सीधे सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा दिया। दिल्ली में बजट सत्र जारी है और इस बजट सत्र के बहाने विपक्ष, खासकर कांग्रेस, बीजेपी पर हमलावर है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस को मानो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिल गया है। आज लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों को लेकर काफी कुछ कहा। राहुल गांधी ने सीधे सवाल पूछा कि पीएम मोदी का अडानी के साथ क्या और कैसा रिश्ता है। अडानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? सुना आपने। आज राहुल गांधी फुल फॉर्म में नजर आए। लग रहा था कि आज राहुल गांधी काफी तैयारी के साथ लोकसभा पहुंचे। राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप को मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर भी सवाल खड़े किए। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अडानी जी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। कुल मिलाकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने एक तरफ जहां अडानी ग्रुप के शेयर्स को काफी नुकसान पहुंचाया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। तो राहुल गांधी ने आज अडानी ग्रुप के नाम पर बीजेपी सरकार को घेरा, भड़ास निकाली। आपने सुना, देखा। इसके कई वीडियोस भी इस वक्त वायरल हैं। आज राहुल गांधी ने जिस अंदाज में भाषण दिया, जो सवाल उठाए, जिन फैक्ट्स को रखते वो नजर आए, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी की इसमें क्या दिक्कत है, कितने वो घिरते हैं? औद्योगिक घरानों और राजनीतिक दलों के बीच में संबंधों पर उंगली पहली बार नहीं उठी, लेकिन अब की बार जो उठी है, जरा इसको डिकोड करते हैं। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी जब से अस्तित्व में आई है, व्यापारियों और सवर्णों की पार्टी के नाम पर इस पार्टी को पुकारा जाता है। यह नहीं कहा जाता कि सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति। बीजेपी प्रो बिजनेसमैन पार्टी है। बीजेपी बिजनेस को बढ़ावा देने में यकीन रखती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कांग्रेस या दूसरे दल उद्योगपतियों की सहायता नहीं करते या उनकी मदद नहीं लेते। सभी दल औद्योगिक घरानों के साथ में अच्छे संबंध रखते हैं, किसी के किन्हीं से, किसी के किन्हीं से, और कुछ के हर राजनीतिक दल से। जीत हार की संभावना को देखते हुए ये चंदे की राशि, ये संबंधों का तकाजा थोड़ा अलग होता है। बीजेपी के लिए क्या दिक्कत है? दरअसल गौतम अडानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के घनिष्ठ संबंध रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात से इनकार भी नहीं किया। आरोप कई बार लगे। ये संबंध बतौर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री एक उद्योगपति के बीच में सामान्य तौर पर अक्सर बन भी जाते हैं। ये भी बता दें कि उद्योगपति बिड़ला के महात्मा गांधी के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं। रही बात कांग्रेस के आरोपों की, दूसरे पक्ष की, जो आज मुखर है, अगर कांग्रेस के पास इस बात के कोई ठोस साक्ष्य हैं, तो अडानी ग्रुप को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के जो भी उनके आरोप हैं, उन्हें कानून का सहारा लेते हुए वो सारे फैक्ट्स जनता के बीच रखने चाहिए, क्योंकि विपक्ष में हुआ हवाई आरोपों से सनसनी तो फैल सकती है, सुर्खियां भी बन सकती हैं, लेकिन सच सामने अगर लाना है तो फैक्ट्स को सामने लाना पड़ेगा और इस पर बहस के लिए पक्ष को मजबूर करना होगा। अब बात सरकार की। आरबीआई और सेबी दो ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी नजर अडानी ग्रुप के ऊपर है। इंतजार करना चाहिए कि क्या उनकी रिपोर्ट होती, क्या उनका एक्शन होता। अहम बात एक और, जब राहुल गांधी लोकसभा में अडानी ग्रुप पर हमलावर थे, उसी वक्त अडानी ग्रुप के शेयर्स जो है चढ़ रहे थे पिछले कुछ दिनों के उतार के बाद। अब ऐसा क्यों हो रहा था, ये बाजार के एक्सपर्ट ही बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं या बता सकते हैं। चलिए, कुल मिलाकर यह कहना उचित होगा कि इस पूरे मामले पर आने वाले कुछ समय तक सदन के भीतर, सड़क के ऊपर कांग्रेस मुखर होकर हमला बोलती रहेगी।
अब बात एक और मुखर होकर कही गई बात की। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती ने कहा कि राजनीतिक दल नक्सलवाद का समर्थन करना बंद कर दें तो बस्तर में नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। जगदलपुर के लाल बाग परेड ग्राउंड पर धर्म सभा का आयोजन था, जिसमें शंकराचार्य मंच पर थे। हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत वो कर रहे थे। साथ ही मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के मुद्दे पर कहा कि मठ मंदिरों की आमदनी का शासन दुरुपयोग करता है। शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा की तारीफ की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से ब्राह्मण यानी पंडितों को लेकर जो टिप्पणी बीते दिन की गई थी, उस पर नाराजगी व्यक्त की। कम पढ़ा लिखा उनको बताया। शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती ने आदिवासियों के हिंदू होने के सवाल समेत कई मुद्दों को लेकर बड़ी बेबाकी से मीडिया में जवाब दिया। सत्तारूढ़ दल विपक्ष दोनों नक्सलवाद से अपना हाथ खींच रहे हैं। कितने नक्सलवादी रह जाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं। जो रह जाएंगे, मैं दावा करता हूं सब नक्सलवाद को खत्म कर दूंगा, इनके पाले हुए। तो शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती को आपने सुना, उनकी बातों को सुना। सवाल यह उठता है कि आखिर इन सब के पीछे क्या तथ्य हैं। इस बात को जरा आज हम डिकोड करते हैं। चलिए, इसको अगर हम डिकोड करें, इनके बयानों को अगर हम समझें, तो उनके बयानों में काफी सारी बातों के उत्तर थे। शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती ने मोदी और योगी की तारीफ की, नक्सलवाद के लिए राजनीतिक दलों को दोषी ठहराया। सवाल यहां उठता है कि क्या वो अप्रत्यक्ष तौर पर नक्सलवाद के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लेना चाहते हैं। दूसरी बात, बीजेपी को क्या वो इस मामले में क्लीन चिट देना चाहते हैं। जबकि एक तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने चरम पर जब था, तब छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ही शासन रहा था। 15 साल तक बीजेपी के शासनकाल में कई बड़ी घटनाएं घटी हैं जो दाग की तरह स्थापित हैं। और अब तो केंद्र सरकार भी नक्सलवाद को लेकर एक तारीख तय कर चुकी है, वक्त बता चुकी है। राज्य सरकार भी उस दिशा में आगे बढ़ रही। एक और बात, इन दिनों हर उस विवादित मुद्दे के ऊपर जिस पर देश में जंग छिड़ी हो, इस पर साधुओं की मुखर राय आ रही है। एक वर्ग इसे बड़ा उचित और सही मानता है, दूसरा इसे राजनीति और चुनावी पॉलिटिक्स से जोड़कर देखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने जब से राजभवन को नोटिस जारी किया है, तब से आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है। इस पर बहस तेज है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट है, जो उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह के आरक्षण पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए किया है। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह के आरक्षण प्रतिशत पर हुई चूक को लेकर कहा कि रमन सिंह का स्मृति लोप हो रहा है। देखिए, अब उसका स्मृति भी लोप हो रहा है। स्मृति लोप हो रहा है। पहले तो 58% खुद किए थे, अब कहते 56%। अभी जो पास हुआ विधानसभा में वो 76% है, वो 82% बोल रहे हैं। तो याददाश्त कमजोर होती जा रही है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया कि राज्यपाल सरकार से सवाल नहीं कर सकती। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि राज्यपाल के सवालों का जवाब देने से कांग्रेस भाग रही है। भूपेश बघेल जी आरक्षण के मामले में लगातार राजनीति कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20 से 32% हमने बढ़ाया, वो घटा आपकी कारण। कुल मिलाकर आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। गेंद अब हाईकोर्ट के पाले में है। देखना होगा राजभवन हाईकोर्ट में क्या जवाब दाखिल करता है। तो आरक्षण वैसे भी हर वक्त राजनीति का बड़ा मुद्दा होता है और रिजर्वेशन यानी आरक्षण पर आग फिलहाल ठंडी पड़ भी नहीं सकती, क्योंकि ये साल चुनावी है और ये बड़ा मुद्दा है। सरकार, राजभवन, हाईकोर्ट के बीच में आरक्षण के कई सवाल तैर रहे हैं, घूम रहे हैं। आगे क्या संभावना है, अब तक क्या हो जाना चाहिए था, किसके तर्कों में कितना दम है, इसी डिकोड आज हम कर रहे हैं। पहली बात, आरक्षण के मुद्दे को राजनीतिक नैतिकता और कानूनी तकाजे पर देखने की जरूरत आन पड़ी। राज्यपाल अब तक आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इस पर कोई फैसला हो जाना चाहिए था, एक बड़ा वर्ग मानता है। विधेयक को या तो वापस कर देते जैसा विकल्प है, या फिर मंजूर कर लेते जैसा विकल्प है। विधेयक को लंबित करके राज्यपाल ने सरकार को खुद पर सवाल उठाने का एक मौका दिया है। दूसरी बात, सरकार भी थोड़ा सा धैर्य रख सकती थी। राज्यपाल ने मार्च तक विधेयक पर फैसला लेने की बात कही थी। मार्च तक सब रखा जा सकता था जब इतना वक्त हुआ है। ऐसा फिलहाल तो हुआ नहीं।
अब मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने सवाल पूछ लिया है, जवाब का इंतजार है। अंतिम बात, राजभवन और सरकार के बीच में हमेशा तालमेल होना चाहिए। ये पहले भी कई मसलों में हमने कहा है। विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। जनहित के मुद्दों पर राजनीतिक पूर्वाग्रह को छोड़कर फैसले करना चाहिए, खासतौर पर तब जबकि दोनों वर्ग, चाहे राजभवन हो, सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, जब सब एक बात पर सहमत हैं, कम से कम उस मुद्दे पर एक मौन सहमति या राजनीति को परे रखने का एक फैसला इंप्लीमेंट होता दिखना चाहिए। अब मध्य प्रदेश आपको लिए चलते हैं, जहां विधानसभा चुनाव में 7 महीने का वक्त बचा है। कांग्रेस सत्ता में वापसी चाहती है, लेकिन चुनाव के पहले कांग्रेस में एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट से आप समझ पाएंगे। एमपी में कांग्रेस नेताओं के बयान, कमलनाथ की सक्रियता और प्रचार प्रसार को देखें तो लगता है कि कमलनाथ के चेहरे पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और बहुमत मिलने पर कमलनाथ ही दोबारा सीएम बनेंगे। लेकिन अब इस पर कांग्रेस के भीतर से ही सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के बाद अरुण यादव और अजय सिंह ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस में भावी मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज नहीं है। वरिष्ठ नेता और हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो राय मशवरा करेंगे, जो मैंडेट मिलेगा वो मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री चयन करने की प्रक्रिया दिल्ली से होती है, मध्य प्रदेश में नहीं होती। जब भी चुनाव हुए हैं, कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। अब कोई अपने आप को इस तरह से कहता भी नहीं है कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूँ। यानी कांग्रेस पार्टी के भीतर अभी भी असंतोष दिख रहा है। हालांकि कई नेता इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस पर तंज कसने का एक मौका मिल गया है। एक के बाद एक नेता अब आगे आ रहे हैं। जो आगे आ रहे हैं वो आगे हैं, उनके पीछे कौन है, क्यों है, अब ये तो कमलनाथ सोचें कि वो स्वयंभू मुख्यमंत्री हो रहे हैं। चुनाव में अभी 7 महीने बचे, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ रही है। अगर ऐसा है तो क्या पार्टी वक्त रहते नाराज नेताओं को बना पाएगी? तो यहां जाहिर सी बात है कि पहले पोस्टर में लिखी गई बात और अब उसका खंडन करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता, ना तो कांग्रेस की परंपरा से कोई अनभिज्ञ है, ना ही सीएम कैसे बनता है इस पर कोई अनभिज्ञ है। तो फिर अब पार्टी के भीतर से लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? सवाल उठता है, आखिर कांग्रेस में चुनाव से पहले कमलनाथ के खिलाफ क्या वाकई कोई असंतोष का स्वर है? क्यों नाराज हैं अरुण यादव और बाकी के नेता जो आवाज उठा रहे हैं? इसको डिकोड करते हैं। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद जब इस लोकसभा सीट के ऊपर 2021 में उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस की तरफ से अरुण यादव टिकट के प्रबल दावेदार थे और वो चाहते भी थे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और इसके बाद राज्यसभा चुनाव में वे दावेदार बनकर उभरे, तब भी काफी कुछ बातें हुई। पार्टी ने विवेक तनखा को वहां से रिपीट कर दिया। अरुण यादव 2014 से 2018 तक मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और इस दौरान फ्रंट फुट पर आकर सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा भी खोला। लेकिन विधानसभा चुनाव से ऐन पहले अप्रैल 2018 में कांग्रेस ने कमलनाथ को पीसीसी चीफ बनाया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली और 15 साल बाद पार्टी सत्ता में लौटी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के ओबीसी के एक बड़े मजबूत चेहरे अरुण यादव पर बीजेपी भी डोरे डाल चुकी है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको अपने गढ़ में खुले मन से खुला ऑफर तक दे चुके हैं जनता के सामने। अरुण यादव ने सीएम को थैंक्स कहते हुए उनका ऑफर विनम्रता पूर्वक तब ठुकराया भी था। इस पर उन्हें दिग्विजय सिंह की शाबाशी भी मिली थी। जब इतना सब कुछ पब्लिक डोमेन में है तो वो किस बात पर नाराज हैं, वो अपने स्टेटमेंट में दरअसल क्या दिखाना या बताना चाहते हैं, ये बहुत हद तक छिपा नहीं। लेकिन कांग्रेस की सेहत के लिए क्या ये पूरा एपिसोड ठीक है, ये कांग्रेस को विचार करना है और पीसीसी को इस पर आगे एक्ट करना है। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है जहां का किसान मतदाता चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। बीजेपी कांग्रेस दोनों दल किसान वोट बैंक को साधने में जुटे हैं और इसे लेकर कुछ आंकड़ों के जरिए एक दूसरे पर निशाने साधते हैं। देखें, ये ट्वीट सीएम भूपेश बघेल के हैं। इन ट्वीट्स के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल ने कुछ आंकड़े जनता के सामने रखकर किसानों के मसले पर कांग्रेस की नीतियों का बखान किया है। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सीएम भूपेश ने दावा किया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2013-14 के दौरान 9 सालों में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य
560 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1310 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। ये वृद्धि लगभग 134% की थी। 55% वृद्धि करके वो किसान की हितैषी है, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार में, यूपीए की सरकार में 137% एमएसपी में वृद्धि हुई है। ये इस हिसाब से तो रेट तो कहीं और होना था, जो कि नहीं हुआ। ये किसानों के साथ धोखा है। ये तो था सीएम भूपेश का दावा। अब बात बीजेपी की करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सीएम भूपेश बघेल से मांग की है कि यूपीए कार्यकाल में किसानों का कितना नुकसान हुआ, सीएम भूपेश इसका भी आंकड़ा जारी करें। भूपेश बघेल जी ये बात ना कहें और आंकड़े जारी करें कि आपके समय आप कितने प्रतिशत किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीदते थे। कहने का अर्थ है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों खुद को किसान हितैषी साबित करने की रेस में है। तो ये आपने रिपोर्ट देखी कि किसानों के मुद्दे के ऊपर आंकड़ों को सामने रख करके ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं और जो पिछली बातें की गई उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब जरा मध्य प्रदेश में भी आप देखें, वहां भी सवालों का सिलसिला चला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान रोज एक सवाल कमलनाथ से पूछते हैं, जवाब मांगते हैं। कमलनाथ भी मुख्यमंत्री से उनके घोषणा पत्र और संकल्प पत्र की बातें पूरी न होने पर खुलेआम सवाल दागते हैं। सवालों के बदले सवाल हैं। देखें ये सिलसिला क्या कहता। एक तरफ मौजूदा सीएम तो दूसरे मोर्चे पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच मानो कोई क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है। चुनावी वायदों को लेकर दोनों एक दूसरे पर सवाल दर सवाल पूछते दिखते हैं। आज फिर से एक बार शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से सवाल पूछा कि उन्होंने वायदा किया था कि किसानों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू करेंगे, 1000 रुपए हर महीना देंगे। क्या किसी को भी पेंशन दी गई? कमलनाथ जी, आपने वादा किया था किसानों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत करेंगे, इसके अंतर्गत 1000 रुपया मासिक देंगे। कि इनको ठगा नहीं कमलनाथ जी आपने? किसको पेंशन दे दी बता दो। तो ये तो था सीएम शिवराज का सवाल। अब जरा कमलनाथ का जवाब या फिर उनका सवाल भी सुन लीजिए। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि शिवराज चौहान जी, सवालों से भागकर आप मध्य प्रदेश की जनता की निगाह में एक भगोड़े मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। कुल मिलाकर एमपी में चुनावी प्रचार शुरू होने से पहले वायदों और वचनों पर जंग दिनों दिन तेज होती जा रही है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 2 राज्य, 2 खबरें, दोनों खबरों की तासीर आप एक जैसी देख रहे हैं। दोनों राज्यों की राजनीति के केंद्र में किसान हैं और उनसे जुड़े सवाल हैं। किसानों पर राजनीतिक दलों की नीति दरअसल है क्या, इसे समझते हैं, डिकोड करते हैं। साल 2006 में स्वामीनाथन आयोग, जो आपने कई बार सुना होगा पॉलिटिशियन के मुंह से, उसने अपनी एक रिपोर्ट सरकार को दी। आज तक इस आयोग की सिफारिशों को 100% लागू नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का वायदा किया था, लक्ष्य भी बताया था, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया। महाराष्ट्र समेत कई प्रदेश में कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करने वाले किसानों की एक लंबी लिस्ट है, आंकड़ा है, फैक्ट है, झुटलाया नहीं जा सकता। किसानों को आज भी फसल का उचित मूल्य या 1.5 गुना दाम नहीं मिल रहा। किसान सड़कों पर फसल फेंकने के लिए कई बार विवश होता है और ऐसा हर स्टेट में दिखता है। अर्थ ये, अन्नदाता को लेकर वायदे दावे हर बार होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत किसान को उसका अधिकार, उसका अमृतकाल अब तक आता दिखा नहीं। किसान अब खेती से कई बार कई वजहों से किनारा करते दिखे हैं। ये एक स्टेट की बात है। सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से परे किसानों के विकास के लिए नीति बनाकर उस पर वाकई अमल करना पड़ेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि बिना किसान के ना तो धान के प्रदेश में पॉलिटिक्स हो सकती है, ना मध्य प्रदेश में हो सकती है, ना ही किसी अन्य स्टेट में हो सकती है, क्योंकि पूरा देश ही कृषि प्रधान है। और अब जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये वाकई थोड़ी चिंता वाली है तो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, लेकिन इसके पीछे अर्थ जरा गूढ़ है। मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा के दौरान सिवनी में कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला में से एक कार्यक्रम था। एक बच्चे ने इसी कार्यक्रम में आजादी की लड़ाई पर एक कविता पाठ किया। अच्छी बात है, बच्चे जब कुछ पढ़ते हैं अच्छा लगता है, लेकिन इस कविता को सुनकर इस पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर डिकोड करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, सभा में बैठे लोग, कविता सुनाता एक स्कूली छात्र और कविता खत्म होने पर तालियां बजाकर छात्र की हौसला अफजाई करते लोग।
ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी की हैं, जहां मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में एक छात्र ने एक ऐसी कविता सुनाई जिसे हम आपको सुनाना नहीं चाहते। बस इतना समझिए कि कविता महात्मा गांधी का अपमान करती दिखाई सुनाई पड़ी, जिस पर अब सियासी जंग छिड़ गई है। काला धब्बा इन पे लगा हुआ है। ये काला धब्बा मिटाने के लिए ये सब हो रहा है। ये सब गोडसेवादी लोग हैं, जो पहला आतंकवादी था। इस कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार और बीजेपी एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कहती है कि उन्हें कविता के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ चीज कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उसको इतनी गंभीरता से लेते हैं। राजनीति करना हमसे करो ना, हम बैठे हमें यहाँ के विधायक है, हमारी सरकार में। राष्ट्रपिता को लेकर आपत्तिजनक कविता पाठ को सुनकर भी मौन रहने वाले बीजेपी विधायक पर कई सवाल हैं और इस पर आरोप का सिलसिला चल पड़ा है। बड़ा सवाल राष्ट्रपिता को लेकर नौनिहालों की इस तरह की सोच पर भी उठ रहा है। तो एक स्कूली बच्चे ने गांधी जी पर एक विवादित कविता सुनाई। बीजेपी विधायक समेत बाकी के तमाम नेता तालियां बजाकर बच्चे का उत्साहवर्धन करते नजर आए। मौन रहकर या उसे समझाकर इसको आगे नहीं बताया। आखिर इस पूरे प्रकरण का संदेश क्या, जरा इस बात को डिकोड करें और क्यों इस पे इतनी चिंता। मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा है, यानी सरकार के विकास के काम जनता तक पहुंचे। ऐसे में यात्रा के जिम्मेदारों को तय करना चाहिए कि राष्ट्रपिता के बारे में आधिकारिक तौर के ऊपर किसी मंच पर अपमानजनक बात ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दूसरी बात, बच्चे ने कविता लिखी नहीं होगी, इतना तय है। इसको सुनकर ऐसा लगता है इस कविता का चयन बच्चे को जिसने भी कराया उसके मन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति 100% एक दुराग्रह है। तीसरी बात, जब कविता की एक दो पंक्तियां पढ़ी गईं तभी उस बच्चे को वहां टोका जा सकता था। वो अबोध है, वो बालक है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कविता सुनते वक्त भी गांधी विरोधी विचारों का वहां स्वागत करने वाले लोग मौजूद थे। अपील केवल इतनी है कि देश के महापुरुषों के संदर्भ में, राष्ट्रपिता के संदर्भ में दुष्प्रचार कम से कम बंद होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के मन में महापुरुषों के, कोई भी महापुरुषों, उनके प्रति सम्मान का भाव जगाएं और ऐसा ना कर पाए तो कम से कम अपमानजनक चीजें बच्चों के दिमाग में ना डालें। यह जहर पीढ़ियों तक को बर्बाद कर सकता है। आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप IBC24 देखिए। कल फिर इसी मंच पर खबरों को डिकोड करने आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।